फंड की रिडेम्पशन और डिविडेंड के नियमों में बदलाव के साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं एप्सिलॉन मनी मार्ट के हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोपोजिशन नितिन राव जी। नितिन सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर, हाल में हमने देखा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड का पैसा 7 दिन के अंदर और रिडम्पशन का पैसा 3 दिन के अंदर देना अनिवार्य कर दिया है। आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इससे निवेशकों को किस तरह की राहत मिलेगी, क्या फायदा होगा सर? सर ये है सेबी जब भी कोई ऐसे कोई कुछ भी नियम लागू करता है तो हमेशा निवेशकों के हित के लिए करता है। तो ये जो नियम लागू किया है ये भी उसी डायरेक्शन में है। आज ऐसा नहीं है कि आज तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज्यादा दिन लगा रहते हैं रिडेम्पशन देने में। आज भी T+3 डेज में रिडेम्पशन तो होता है। बट अभी क्या कर दिया सेबी ने, जैसे ये नियम लागू कर दिया है अभी इट्स बिकम ये एकदम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो गया है। एवरीबडी, हर एक एएमसी को ये फॉलो ही करना पड़ेगा अभी। और उसपे सभी ने ये भी कहा है कि अगर आपने ये नहीं लागू किया तो आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो हमेशा देखिए कि सेबी जो भी ये कदम उठाता है इन्वेस्टर के हित में उठाता है। दूसरा ये है, सेबी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड में बढ़े और एक ट्रांसपेरेंसी आए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आज भी जब मैं जाता हूँ दूसरे शहरों में तो लोग को अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी भी काफी सारे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में है कि म्यूचुअल फंड क्या है और मतलब क्या चार्जेस होते हैं। तो ये सब करने से इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। और ये ट्रांसपेरेंसी हमेशा किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है ताकि कस्टमर को एकदम क्लियरली लगे, इन्वेस्टर्स को लगे कि कोई भी हिडन चीजें नहीं है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। और सेबी तो है जो हमेशा निवेशकों के हित के लिए काम करता है। तो उस नतीजे अगर आप उस इसे देखें तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सेबी का। और ये इन्वेस्टर्स में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। ठीक है, अच्छा कदम है। निवेशकों के हितों के लिए तो सेबी ने पहले भी बहुत बार कदम उठाए हैं। अभी भी देखा जाए तो एक प्रोसेस है, निवेशकों के पैसा आने का एक टाइमलाइन है। लेकिन ये जो सेबी ने अब ये जो फैसला लिया उससे ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होता हुआ दिखेगा। एएमसीज को फॉलो करना होगा, अगर वो नहीं करते हैं तो एक इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा एएमसीज के ऊपर जो कि निवेशकों को मिल सकता है, ऐसा हमें नितिन सर बता रहे हैं। और रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहता है सेबी, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, उनको कैसे खर्चे होते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है उसके बारे में जागरूकता भी बढ़ाना चाहता है सेबी, जिस वजह से ये एक जो प्रोसेस है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए निवेशकों का ये सेबी की ओर से कदम उठाया गया है। चलिए सर, ये तो एक मुद्दा है जिसके ऊपर हमने बातचीत करी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ और भी जो एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर नजर डालें तो हाल में IIFL ELSS निफ्टी 50 लॉन्च हुआ है। इसे भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड बताया जा रहा है। इस फंड की क्या खूबी है और आपके हिसाब से क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? किस तरह के निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं? ये एक इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड जो है वो एक पैसिव टाइप ऑफ फंड होता है। आज के दिन में इंडिया में एक एक्टिव मैनेजमेंट फंड होता है और एक पैसिव मैनेजमेंट फंड होता है। एक्टिव मैनेजमेंट फंड वो है जहाँ पे फंड मैनेजर्स बाय सेल करते रहते हैं स्टॉक, उनका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उस हिसाब से स्टॉक बाय सेल करते हैं। पैसिव स्ट्रेटेजी एक ऐसा है जहाँ पे वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं और जो भी वो इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स खरीदते हैं, उनको इट्स अ बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी। तो अभी जो फंड है IIFL ELSS निफ्टी 50 फंड, जैसे आपने कहा ये इंडिया का सबसे पहला ELSS फंड है जो एक पैसिव स्ट्रेटेजी पे है। ELSS एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको टैक्स सेविंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अप टू 1.5 लाख अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये काफी अच्छा चीज है जो अगर आप दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो ये इक्विटी है, लॉकिंग सिर्फ 3 साल का है, तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड और दूसरा ये फंड जो है ये फर्स्ट वन कैटेगरी है, इंडेक्स में पार्टिसिपेशन देता है, आपको सेम टाइम पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। तो उस हिसाब से देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है और आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल और आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, महत्वपूर्ण रहता ही है जब भी आप निवेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस ELSS की बात है तो ये टैक्स सेविंग ELSS है जिसमें आपको 1.5 लाख तक की जो टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं वो मिलेंगी
और जैसे ELSS ऑपरेट करते हैं, एक इक्विटी वाला पोर्शन होता है, 3 साल का लॉक इन होता है, इसमें आपको शेयरों की जगह इक्विटी का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स सेविंग के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं और ELSS के फायदे चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छा सर, रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब ब्याज दरें काफ़ी ऊंचाई पर हैं और बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी ऊपर हैं। ऐसे में डेट फंड के निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना चाहिए? अगर कोई नया निवेशक डेट फंड में निवेश करना चाहे तो उसे किस तरह का फंड चुनना चाहिए? देखिए, ये तो एक साइक्लिकल चीज है जो अगर आप देखेंगे हर हर एक 5 साल में साइकिल चेंज रिवर्स होते रहता है। जब कोविड आया था तब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया था ताकि ग्रोथ को मोमेंटम मिले। अब ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो ये आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो इससे हमेशा डेट फंड में ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं लोगों को, डेट फंड आपको हमें तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डेट फंड में जब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको इक्विटी में इतना रिस्क नहीं उठाना है। तो ठीक है। उस मामले में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो एक है कैटेगरी है जो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है फॉर इन्वेस्टमेंट। बट हमेशा याद रखिए उसका भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन है। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसका जो पेपर्स होते हैं उसमें 18 मंथ्स के मेच्योरिटी के पेपर्स होते हैं, उसमें 18 to 36 मंथ्स के। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट टाइम होराइजन उतना होना चाहिए। बट वो एक कैटेगरी है जो काफी अच्छा है, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्टमेंट करना है डेट फंड कैटेगरी में तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो डेट फंड्स आपको तब डेट फंड्स को चुनना चाहिए जब आपको इक्विटी के जितना रिस्क यानी कि जोखिम नहीं चाहिए होता है। ये बेसिक एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं। लेकिन उनमें भी अगर आपको निवेश करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 18 से 36 महीने के ड्यूरेशन वाले जो डेट फंड्स होते हैं उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है। सर, इसके अलावा निफ्टी इंडाइसेस को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स की संख्या 200 के पार हो गई है। पैसिव फंड्स में निवेश किस तरह के निवेशकों के लिए सही होता है? क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे फंड्स का नाम बता सकते हैं जिनमें वे निवेश कर अच्छा फायदा उठा सकें? देखिए, जैसे मैंने कहा पिछले 2-3 सालों में काफी पैसिव फंड स्ट्रैटेजीज इंडिया में लॉन्च हुए हैं। अगर मैं पूरा एयूएम कैटेगरी का अगर कंपैरिजन दूं तो पिछले 5 साल में लगभग 56% का कैगर है। हर साल इतना एयूएम बढ़ता गया है पैसिव स्ट्रैटेजीज का, और ये पिछले 5 साल का डेटा है। और ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो भारत के बाहर काफी फेवरेबल था, काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं था, बट अभी है। अगर आप देखिए इसमें सिंपल है, अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है जैसे निफ्टी है, राइट, निफ्टी जो हमारे हेडलाइन इंडेक्स है, तो आप निफ्टी 50 का जो पैसिव फंड है उसमें कर सकते हैं। एक और कैटेगरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट 50। तो बेसिकली ये क्या कैटेगरी है, जो निफ्टी 50 है उसके अलावा जो कंपनीज है जो कुछ ही टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो निफ्टी में इंक्लूड हो जाए, तो वो एक कैटेगरी है जो एक काफी अच्छा कैटेगरी है जो आप देख सकते हैं। और आज के मार्केट सिनेरियो में अगर आप देखा जाए तो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो काफी गिर चुका है ऑन अ वाईटीडी बेसिस। तो अगर अगर आपको वो एक अपॉर्चुनिटी आपको कैपिटलाइज करना है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो आप देख सकते हैं जो है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स। बट ये सारे ऑप्शन है जो आप एक एज अ इन्वेस्टर इफ यू अगर आपको पैसिव स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना है तो आप ये सारे ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 और कुछ स्मॉल कैप से जुड़े हुए जो इंडेक्स हैं वहाँ पे आप चाहें तो अगर आप पैसिव निवेश की तैयारी कर रहे हैं या वहाँ पे आपका रुझान है तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलने की जो गुंजाइश है वो फ़िलहाल नज़र आ रही है, ऐसा हमें नितिन सर बता रहे हैं। अच्छा सर, 2022 का पूरा जो साल है, हम दिसंबर में बैठे हैं, ऑलमोस्ट ये साल ख़त्म होने को है। अगर अगले साल यानी 2023 की बात की जाए तो आप इक्विटी और डेट फंड्स के लिए किस तरह का आउटलुक देखते हैं? देखिए सर, हमेशा जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे स्टॉक्स की बातें नहीं कर रहे, हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, लॉन्ग टर्म आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इस साल हमने देखा है कि काफी सारे चीजें हुए हैं मार्केट में, जो शुरू हुए थे, जो जियो पॉलिटिकल इशू थे वो वहां से शुरू हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, राइट। तो अभी ये सब चीजें फिर भी अभी स्टेबल होने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो अगले फर्स्ट हाफ तक वो कंट्रोल में आ जाना चाहिए। जैसे जो स्टेप्स आरबीआई अभी उठा रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ तक वो कंट्रोल में होना चाहिए।
जो जियो पॉलिटिकल इश्यू है वो भी थोड़े बहुत आई होप के कंट्रोल में आ जाए। एक सबसे पॉजिटिव चीज हुआ है वो है ऑयल प्राइस। अगर आप देखेंगे जो ऑयल प्राइस जो आज है जहां पर वो काफी फेवरेबल है इंडिया के लिए, तो उस हिसाब से फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी आर हम काफी पॉजिटिव है इक्विटी मार्केट्स के हिसाब से। एंड अगर किसी भी इन्वेस्टर को अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं तो वही कहूंगा कि लार्ज कैप एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कैटेगरी है जो हमेशा निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो स्मॉल मिड टू स्मॉल कैप एक सेक्टर है जहां पे आप एक सेगमेंट है जो आप देख सकते हैं। ऑन द डेट साइड मेरा वही सजेशन रहेगा कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन से अल्ट्रा लो से शॉर्ट ड्यूरेशन तक का जो कैटेगरी है वो आप एक्सप्लोर करें। अगर तो ये आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा अगले साल में, जहां आप एज ए इन्वेस्टर आप बेनिफिट कर पाएंगे सब चीजों से। ठीक है, तो जहाँ तक 2023 के आउटलुक की बात है तो इक्विटी के लिए तो आउटलुक बहुत ही बेहतर है, जहाँ पे नितिन जी हमें बता रहे हैं कि H1 2023 यानी कि 2023 की पहली छमाही में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काबू में आ सकती है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सेटल हो सकती हैं। तो उस लिहाज से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो लार्ज कैप एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है जिसमें आप कभी भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं, जोखिम उठाने की आपकी क्षमता है, तो आप मिड टू स्मॉल कैप टू मिड कैप एक कैटेगरी है, वहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। और जहाँ तक डेट की बात है, हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है, शॉर्ट ड्यूरेशन से लेके जो लो ड्यूरेशन के जो फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, उनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए 2023 की जो रणनीति अगर आप बना रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको बताए गए आपके लिए बेहतर रणनीति के तौर पे काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर हमारी खास चर्चा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। नितिन सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में इस सेगमेंट का इनफैक्ट हमारे दर्शकों को खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान हमारे एक्सपर्ट से सीधे मिलता है। मैं एक एक करके जो हमारे पास हमारे दर्शकों के सवाल मिले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सर, जो पहला सवाल हमें मिला है वो नोएडा से संदीपन भुमरे जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। संदीपन जी 46 साल के वर्किंग प्रोफेशनल हैं और बता रहे हैं कि उनकी सैलरी अच्छी खासी है। उन्होंने 13 से 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर रखा है। हालांकि कितना निवेश है इसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया है, पर इनमें से कई का प्रदर्शन अच्छा है और कई का औसत है। संदीपन जी अब ये जानना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस कैसे करें और पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा कितनी स्कीम्स रखनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो काफी अच्छी चीज है। जैसे उन्होंने कहा उनके पास 12 से 13 फंड्स है उनके पोर्टफोलियो में। हमारा यही मानना है कि एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 5 से 6 से ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए। देखिए, सब कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, वो आपका रिटर्न एनहांस करते हैं, वेरी गुड, इट्स परफेक्टली राइट। बट क्या होता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप करने जाएंगे ना तो आपका पूरा जो रिटर्न होता है दैट में गेट इम्पैक्टेड। तो इसके लिए हमेशा मेरे हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो में 5 से 6 से ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए। और जो फंड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप भूल गए उस बारे में। आपको हमेशा हर 6 महीने में जो आपका पोर्टफोलियो का एक रिव्यू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो जो ऑब्जेक्टिव आपने किया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपने कुछ सोचा होगा कि अच्छा ये फंड में मैं डाल रहा हूँ इस रीजन की वजह से डाल रहा हूँ, कि अभी भी वो फंड उस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंड मैनेजर क्या वो अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर ये आपका पैसा है, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो आपको इनका रिव्यू करना चाहिए। 6 महीना एक अच्छा टाइम है जब आपको रिव्यू करना चाहिए। और जब आप रिव्यू करते हैं तो आप ये मत कीजिए कि सिर्फ परफॉर्मेंस देखिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आज के दिन में हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, सब लोग देखते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं खरीदूं कि बेचूं। पर आप वो मत कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट, एक ही एस्पेक्ट है ऑफ द एंटायर रिव्यू। अगर आपको रिव्यू करना है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली, तो आपको देखना चाहिए कि भाई फंड मैनेजर कौन है, उसका क्या कॉल गया है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टेड है, उसका फ्यूचर व्यू क्या है। तो परफॉर्मेंस इज जस्ट वन थिंग, और वो भी पास्ट है। अब मुझे भी नहीं पता सर कि नेक्स्ट 6 महीने में वो फंड परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पिछले 6 महीने में कर चुका है। तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको देखना चाहिए। और आपको रिव्यू कीजिए सर, एवरी 6 मंथ कीजिए। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आपके जो भी एडवाइजर है उनसे बात कीजिए, एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए और उस बेसिस से आप डिसीजन लीजिए सर।
ठीक है, तो संदीपन जी आपके लिए राय ये है कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में 5 से ज़्यादा स्कीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, उससे भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम हो सकते हैं। और दूसरा, आपको हर 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू का जो प्रोसेस है वो भी आपको नितिन सर ने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में समझा भी दिया है। दूसरा सवाल हमें मिला है लखनऊ यूपी से शाश्वती द्विवेदी का, जो हमें ट्विटर हैंडल पर मिला है। शाश्वती जी 26 साल की हैं और टैक्स बचाने के लिए ELSS में निवेश करना चाहती हैं। शाश्वती जी को ये जानना है कि किसी ELSS स्कीम में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ELSS, जैसे मैंने पहले भी कहा, ELSS एक बहुत ही अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आपको वेल्थ क्रिएशन भी होता है, बिकॉज आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। ELSS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे मेन चीज आपको जो देखना चाहिए वो आपका क्या लिक्विडिटी नीड है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब ELSS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी आप पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन हो जाता है। तो आप अंडर कोई भी सिनेरियो आपको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा पैसा है जो आपको 1 साल में या 2 साल में चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, राइट। दूसरा चीज है आप जो आपको चेक करना चाहिए कि क्या आप ये रिस्क उठा सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी ELSS भी एक इक्विटी निवेश इन्वेस्टमेंट है, जहां पे इक्विटी रिलेटेड जो भी रिस्क है वो सारे इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप ये रिस्क उठा सकते हैं क्या। बस टैक्स सेविंग के लिए दूसरे ऑप्शंस भी है, जो काफी डेट साइड पे है, जहाँ पे तो ये आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि आपका क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपका क्या लिक्विडिटी नीड है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखकर आगे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपकी जो लिक्विडिटी की ज़रूरतें हैं, ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर शाश्वती जी आपको ELSS में निवेश करना चाहिए। तो इन 2 बातों का आप जब भी ELSS में निवेश करें तो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें उदय माहेश्वरी जी ने भेजा है हमारे YouTube चैनल पर। उदय जी 35 साल के एक युवा कारोबारी हैं। उन्होंने ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि हाल में म्यूचुअल फंड्स की कई ESG स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि ये स्कीम क्या है और क्या उनके लिए इनमें निवेश करना सही रहेगा। ESG एक बहुत ही उम्दा थीम है, और ये थीम ऐसा है जो इंडिया से बाहर काफी टाइम से है। इंडिया में काफी नया थीम है, ये पिछले 2-3 साल में ही काफी सारे AMCs ने ESG फंड लॉन्च किया था इंडिया में। तो जब ये फंड्स लॉन्च हुए थे तो काफी सारे डिमांड थे, कस्टमर्स के बहुत डिमांड थे, और अगर आप देखेंगे जो AUM था ESG फंड का वो भी काफी अच्छे रेट से बढ़ा है। ESG क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ESG मतलब E मतलब एनवायरमेंटल, S मतलब सोशल, एंड G मतलब गवर्नेंस। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जहाँ पे स्कोरिंग्स होते हैं। तो ग्लोबली हर एक कंपनी का इन 3 पैरामीटर पे स्कोरिंग होता है, तो उसी तरीके से इंडिया में भी इनका स्कोरिंग होता है। जो ESG फंड्स होते हैं वो उनका सबसे मेन क्राइटेरिया टू इन्वेस्ट किसी कंपनी में इज ESG। वो हमेशा ESG स्कोर देखेंगे और उसी बेसिस पे वो इन्वेस्ट करेंगे। उनका जो पोर्टफोलियो होता है उनमें जो स्टॉक्स होंगे वो इसी क्राइटेरिया को मीट करने वाले स्टॉक होंगे। तो ये एक अच्छा थीम है, एक नया थीम है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने कस्टमर्स को भी, अपने इन्वेस्टर्स को भी, कि आपके पोर्टफोलियो में एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको ये थीम पसंद है, आपको कुछ नया हमेशा किसी नई चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने का अगर आपको इच्छा है, तो ये एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही नया थीम है इंडिया में, ज्यादा हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट ग्लोबली ये बहुत बड़ा है ESG एज ए कैटेगरी। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये एक ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये उदय जी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि भारत में इतना लोकप्रिय नहीं जितना विदेश में है ये, और ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि ESG स्कोर के आधार पर किसी भी शेयर में निवेश करते हैं। तो उस लिहाज से नया है पर काफ़ी अच्छा थीम है। आप चाहें तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी आप चाहें तो ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ आज की चर्चा से नितिन सर हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ी होगी और उन्हें अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया।